हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। हम आज चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। ओके, ये सब हैंड रिटन नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके, अच्छा, हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब पहले तो इसके बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है, सिंपल कॉन्सेप्ट, बेसिक प्राइमरी नॉलेज जो होना चाहिए वो हम लेंगे आज। ये इंट्रोडक्शन पीरियड रहेगा हमारा। तो इसमें से कोई बड़ी वाली थियरी आने वाली नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस है सब। और जो बड़ी थियरी आएंगी तो उसमें भी ये सब बेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और सम्स में भी ये सब काम में आने वाला है। तो आपको इसको अच्छी तरह से प्रॉपरली तैयार करना है। तो ये सब नोट्स, चलो पहली इंपॉर्टेंट लाइन क्या है। पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में इंट्रिंसिक एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मास, मास की डेफिनेशन नहीं होती है। मास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास होता है m, तो वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, कोई भी बॉडी के अंदर वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, उसको कैसे हम डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। वो कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। वो चार्जेस कैसे होते हैं, या तो स्टेडी होते हैं या तो मोशन में होते हैं। इट मे बी स्टेडी और इन मोशन। अच्छा, ये तो चार्ज के बारे में हुआ। अब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, द एरिया और रीजन इन विच द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्प्रेड, विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा एरिया जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की इफेक्ट स्प्रेड हुई हो, तो वो एरिया या वो रीजन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपोर्टेंट ये वाला आईएमपी है, इसको आईएमपी करना। शॉर्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो क्या है, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। कौन सी ब्रांच, उसमें क्या स्टडी किया जाता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स ऑफ स्टैटिक चार्जेस, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होगा, स्टैटिक यानी स्टेडी। हम आगे पढ़ चुके हैं कि चार्ज कैसे होते हैं, या तो स्टेडी होते हैं या मोशन। हमें किसके बारे में पढ़ना है पूरे लेसन में, स्टेडी चार्ज, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे इस लेसन में। ओके, अच्छा, एम्बर, एम्बर नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है। कैसा होता है, येलो कलर का जो शाइनिंग वाला कांच होता है, शाइनिंग येलो कलर का शाइनिंग वाला कांच हो तो कैसा दिखता है, वैसा एम्बर होता है। तो वो जनरली हमारे बाजार में मिलता नहीं है। तो वो सॉलिड, कैसा होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट। पर ये कौन यूज करता है, साइंटिस्ट लोग। ओके, तो हम दिखा नहीं सकते हैं। एम्बर रब्ड विथ वूल और सिल्क क्लॉथ, अगर एम्बर को वूल और सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाए तो फ्रिक्शन होने के बाद अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स, गोज टू थेल्स ऑफ मिलेटस। ये एक एक्सपेरिमेंट किया था थेल्स ऑफ मिलेटस ने। थेल्स ऑफ मिलेटस ने क्या किया, एम्बर नामक जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसको वूल और सिल्क के साथ क्या किया, रब किया, तो फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन के बाद जो एम्बर होता है उसको लाइट ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं, तो वो क्या करता है, लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा किसने फाइंड आउट किया, थेल्स ऑफ मिलेटस। ओके, ये पहला साइंटिस्ट आया। साइंटिस्ट में गिनते जाएंगे। ओके, चलो,
ये क्लियर हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। इसमें क्या है, तो द नेम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नेम कहां से आया? द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। हम जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वर्ड कहां से आया? वो जो एम्बर होता है, मैंने बोला पीला कलर का शाइनिंग वाला सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, वो ग्रीक वर्ड में उसको वो लोग इलेक्ट्रॉन भी बोलते थे। तो उसके ऊपर से ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है। अब उसके बाद देखो, आफ्टर फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, अगर ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ दोनों को एक दूसरे के साथ रब किया जाए तो ग्लास रॉड क्या होगा? पॉजिटिव, एंड सिल्क क्लॉथ क्या होगा? नेगेटिव। क्यों ऐसा होगा? जब हम रब करेंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होने के कारण जो ग्लास रॉड होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में जाएंगे, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ में आता है तो सिल्क क्लॉथ कैसा बनेगा? नेगेटिव। और इसमें से नेगेटिव चार्ज दूर हुए तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो वो याद रखना है, ग्लास रॉड पॉजिटिव होगा, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव होगा। ओके, फिर से सेकंड पेयर लेते हैं। यहाँ अब पेयर कौन कौन सी लेनी है? प्लास्टिक रॉड और फर। फर लो या ड्राई एयर। फर यानी वो याक होता है ना, याक, हिम प्रदेश में, तो उसका जो उसकी जो चमड़ी होती है बाल वो रुआटी वाली, तो उसको हम फर बोलते हैं। ओके, फर और ड्राई हेयर के साथ प्लास्टिक रॉड को रब किया जाए तो प्लास्टिक रॉड नेगेटिव होगा, देखो, एंड ड्राई हेयर और फर विल बी पॉजिटिव। तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है और ये नॉलेज भी होना चाहिए, तो ये सब याद रखना है। ग्लास रॉड कैसा होगा? पॉजिटिव। प्लास्टिक रॉड कैसा होगा? नेगेटिव। ओके, उसके बाद अच्छा, चार्जेस कितनी तरह के होते हैं? तो दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा किसने फाइंड आउट किया? अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखो, द चार्जेस वेयर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसकी एक प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस हो तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये एक इंपॉर्टेंट वाली है लाइन, आईएमपी। द प्रॉपर्टी which differentiates the two kind of charges is called the polarity of charge। जो प्रॉपर्टी चार्जेस के दोनों काइंड, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों को अलग करती है, उसको, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। उसके बाद ये भी एक अलग सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। पूरे वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो क्वांटिटी होती है ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, वो कभी जनरेट नहीं होती है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। उसकी जो टोटल क्वांटिटी होती है वो एज इट इज रहती है। उसके बाद उसकी फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू आई टी, और उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? AT। कैसे आई? आई करंट यानी एम्पियर, टाइम यानी T, तो उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी? AT। तो ये पूरा बेसिक नॉलेज क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद हम पेज नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखो, चार्ज का एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या है? कूलम। इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय C। चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। दैट मीन्स वी कैन से वैल्यू ऑफ चार्ज, वो प्रोटॉन का हो या इलेक्ट्रॉन का हो, उसको हम E बोलेंगे। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास भी आपको याद रखना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। वैसे मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है और लार्जेस्ट यूनिट क्या है। स्मॉलेस्ट यूनिट ESU CGS, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, उसमें ये ESU यानी क्या है, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, ESU का फुल नेम क्या होगा इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, तो उसको हम स्टेट कूलम भी बोल सकते हैं। और स्टेट कूलम का दूसरा नाम है फ्रैंकलिन, क्योंकि ये किसने फाइंड आउट किया था फ्रैंकलिन। और उसका सिंबल देखो F के नीचे स्लाइटली स्मॉल r लिखना है, ओनली F लिखोगे तो वो फेराडे होगा, यहाँ पर FR है। लार्जेस्ट यूनिट क्या है फेराडे। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा था ESU CGS सिस्टम में ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और लार्जेस्ट यूनिट क्या है फेराडे। तो 1 फेराडे यानी कितने कूलम होंगे 96,500 कूलम, एंड एक 1 स्टेट कूलम यानी कितने कूलम होंगे 3.34 इंटू 10⁻10 कूलम। ये सब MCQ के लिए आपको बहुत उपयोगी रहेगा, तो ये आपको तैयार करना है। चलो ये कहां से आया, इसका कैलकुलेशन मैंने किया है, देखो यहां पर, यहां देखो, तो फेराडे मींस अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो टोटल चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं फेराडे। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया है 1 फेराडे इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इंटू ई, केमिस्ट्री में आएगा एवोगैड्रो नंबर, ओके। 1 मोल आयंस या 1 मोल क्वांटिटी ऑफ 1 मोल एटॉम्स या क्वांटिटी ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल, तो एवोगैड्रो नंबर इंटू ई, ये दोनों नंबर याद रखने हैं। एवोगैड्रो नंबर ये याद रखना है 6.022 इंटू 10⁻23, और ई की वैल्यू मैंने यहां दिखाई आपको, तो 1.6 इंटू 10⁻19, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 96,352 कूलम आया। तो हम राउंड उसको राउंड ऑफ करें तो नियरली 500 ले लेते हैं, याद रह जाए इसलिए, तो 96,500 कूलम, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम फ्रेम में रख देते हैं। ये आपको प्रॉपरली तैयार रखनी है, अच्छी तरह से ये तैयार कर देना, बहुत यूजफुल है सम्स के लिए भी, और 9 कट हो जाता है ना। चलो 1 मिनट, अब हम प्रॉपरली कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट करना पड़ेगा, हाँ अभी आ गया, ओके फाइन। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद वाला पेज देखते हैं हम, तो EMU यूनिट अपॉन ESU यूनिट। EMU मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दोनों का रेशियो का वैल्यू है, MCQ के लिए याद रखना है 3 इंटू 10⁻10, ओके। चार्जेस एक अलग सी प्रॉपर्टी है चार्ज के लिए, चार्जेस आर एडेड विद देयर साइंस। हम देख चुके हैं कि चार्जेस 2 टाइप से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हम बोल सकते हैं कि 5 कूलम -3 कूलम +2 कूलम -10 कूलम, तो उसका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो चार्जेस आर एडेड विद देयर साइंस, इट इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, इट इज अ वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। उसके बाद देखो, अब देखो ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर स्टैटिक चार्ज है तो वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और मूविंग चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर से स्टैटिक चार्ज होगा तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मूविंग चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वाली लाइन है ये, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसके बने हैं। हमें पता है कि एटॉम्स किससे बना है, तो एटॉम्स में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं प्राइमरी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
तो उसमें से ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो किसके बने हुए होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। उसको हम क्वार्क्स बोलते हैं। क्वार्क्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। उसकी वैल्यू क्या होती है? अप क्वार्क की वैल्यू +2/3e और डाउन क्वार्क की वैल्यू -1/3। अप क्वार्क को हम कैसे डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं? उसका सिंबल क्या है? U। और डाउन क्वार्क का D। ओके, चलो इतना समझ आ गया। ये सब एमसीक्यू के लिए है, इसमें से कोई थियरी आने वाली नहीं है, लेकिन ये सब बेस हमारा क्लियर होना चाहिए। चलो, प्रोटॉन कैसे बनता है? प्रोटॉन का चार्ज हम बोलते हैं प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज, प्लस लिखते हैं ना पी के ऊपर, हम ऐसा लिखते हैं पी ऊपर प्लस और इलेक्ट्रॉन ऊपर माइनस, ऐसे लिखते हैं ना। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता, तो हम दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन पर +1 क्यों होता है? उसका चार्ज +E और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E। तो ये +E क्यों हुआ? तो देखो, तो ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 3 क्वार्क्स के बने हुए होते हैं। तो प्रोटॉन्स किसका बना हुआ होता है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम फ्रेम में डालेंगे, तो ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमें फाइंड करना हो तो उसका कंस्ट्रक्शन लेना है। वो किससे बना होता है? UUD, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। उसकी वैल्यू रखो, अप क्वार्क यानी +2/3e, सेकंड टाइम +2/3e और डाउन क्वार्क यानी -1/3। 3 तो एलसीएम हुआ, ऊपर का कंबाइन करो, 2e + 2e - e, 2e + 2e 4e, 4e - 1e, 3e/3, 3 कैंसल, 1e आ गया। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1 हो गया। अच्छा, तो ये तो रफ है, इसको लिखना नहीं है। क्या हुआ? कैंसल नहीं हुआ? हाँ, ओके। अब देखो आगे, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स किससे बना हुआ होता है? एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क्स। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो उसका कंस्ट्रक्शन लेंगे हम। क्या है? UDD। U यानी +2/3e, D यानी -1/3, D यानी अगेन -1/3e। 3 एलसीएम, देखो ऐसा लिखा, ये 2/3e एज इट इज, ये -1/3 दो बार है, तो -2 टाइम 1/3 यानी -2/3e हम लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल वैल्यू है और ऑपोजिट है, तो कैंसिल होके क्या हो जाएगी? 0। तो इसका कोई चार्ज होता नहीं है। तो ये इसका प्रूफ हुआ। एमसीक्यू के लिए ये आपको करने का बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई सम या थियरी आने वाली नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वाला, ये देखो, ये क्या है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको क्या बोलते हैं हम? ये जो डिवाइस है, ये और ये कॉमर्शियल डिवाइस है, ये सिंपल डिवाइस है। ओके, तो ये क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इससे क्या होता है? कोई भी बॉडी चार्ज है कि चार्ज नहीं है, तो उसको हमें डिटरमिनेट करना हो तो हम उसका यूज करेंगे। ओके, तो देखो यहां उसकी डेफिनेशन है, अ सिंपल एपार्टस या सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर कोई बॉडी पर चार्ज है कि नहीं उसका डिटेक्ट जो डिवाइस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो उसको गोल्ड लीफ क्यों बोलते हैं? तो इसमें जो गोल्ड फॉइल का यूज हुआ होता है यहां पर। ये क्या होता है? ये देखो, ये कॉमर्शियल इलेक्ट्रोस्कोप है, वो ग्लास का बना हुआ होता है। यहाँ पर एक साइड पर ग्लास विंडो होती है, ऊपर एक होल होता है, होल में से मेटल रॉड डाला जाता है। मेटल रॉड के ऊपर एक मेटालिक स्पीयर होता है, उसको हम नॉब बोलते हैं। अब ये जो होल होता है उसको रबर से हम टाइट कर देते हैं। अब ये जो मेटल रॉड है उसके साथ ये जो गोल्ड फॉइल है उसको हम सेल्यूलोज टैप से उसको ज्वाइन करते हैं। तो यहां पर देखो, फॉइल इज अटैच बाय सेल्यूलोज टैप। ये स्पेशल टाइप की टैप होती है, उससे वो ज्वाइन हो जाता है। ओके, और यहां पर क्या दिखाया है? यहां पर उसका फंक्शन दिखाया है कि ये जो नॉब है, नॉब के पास अगर कोई आप चार्ज वाला बॉडी लाओ
तो उसका चार्ज यहां से कहां आ जाएगा, ये लीफ पर आ जाएगा। अब दोनों लीफ पर पॉजिटिव आ जाएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल करेंगे तो ये देखो ये खुल जाएगा। अगर वो स्प्रेड हो जाता है, खुल जाता है, तो यानी कि जो बॉडी हम नजदीक लाए हैं वो चार्ज बॉडी है। हमें पहले तो ऐसा दिखेगा तो नहीं, बॉडी पर चार्ज है वो दिखता तो नहीं है, लेकिन जब लाओगे तो है कि नहीं हमें नहीं पता है। लेकिन ये जो लीफ है ये ओपन होते हैं, स्प्रेड होते हैं, ओके। तो मान लो कि वो चार्ज बॉडी है, और नहीं होते हैं तो उसके पर चार्ज नहीं है, ओके। तो ये, और ये हमारा सिंपल डिवाइस है। सिंपल डिवाइस क्या है, एक ग्लास की बोतल है, ऊपर रबर का बूच है, उस पर एक होल होना चाहिए, उसमें से एक मेटल रॉड डालना है। मेटल रॉड की लेंथ क्या होनी चाहिए, टोटल 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर बाहर रहना चाहिए, 15 सेंटीमीटर अंदर रहना चाहिए, ओके। और जो यहाँ पर अब जो हम ये सिंपल डिवाइस है उसमें गोल्ड लीफ नहीं यूज होगा, वो हमें बहुत महंगा पड़ेगा, तो हम उसकी जगह एल्यूमिनियम फॉइल का यूज कर सकते हैं, ओके। हम खाना पैक करवा के लाते हैं तो कैसी फॉइल होती है, एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना। अच्छा, तो वो कितनी लेंथ की लेनी है, टोटल 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वो उसको हम यहां से बेंड कर देते हैं तो वो दोनों 3 सेंटीमीटर की हो जाती है, ओके। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, दोनों में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। ये जो ए वाला है, ये वाला, ये कॉमर्शियल है, ये हमारा घरगथ्थू यानी ये सिंपल डिवाइस है, ओके। तो इसके बारे में थोड़ा लिखना है। ये तो इफ फॉइल इज स्प्रेड देन बॉडी इज चार्ज, अगर जो ये ऐसे ओपन हो जाती है, ऐसे खुल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो बॉडी है नॉब के साथ जो लाई है वो क्या है, चार्ज है। इन सिंपल डिवाइस द लेंथ ऑफ फॉइल इज 6 सेंटीमीटर। कैसे 6 सेंटीमीटर, ये स्ट्रिप है वो 3 सेंटीमीटर, ये स्ट्रिप भी 3 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मेटल रॉड, ये मैंने अभी बोला, टोटल में लेंथ ऑफ मेटल रॉड कितनी लेंथ का होगा 20 सेंटीमीटर का, ओके। उसमें से 5 सेंटीमीटर वो आउटसाइड रहेगा डिवाइस के, और 15 सेंटीमीटर इनसाइड रहेगा, ओके। तो इतना इतना आपको लिखना है, ओके। अभी तक ये थियरी आई नहीं है, लेकिन आती है तो आपको इतनी फिगर ड्रॉ करके इसके बारे में ऐसे लिखना है, 2 मार्क्स में आ सकती है। अभी तक आई है नहीं, ओके, लेकिन एनसीईआरटी में है तो हम बोल नहीं सकते कि नहीं आने वाली है, ओके। तो ये सब बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। वो चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ये सब हमें पता होना चाहिए। ये एमसीक्यू और नीट के लिए भी ये फंडा टोटल क्लियर होना चाहिए, ओके। तो ये सब जो हैंड रिटन नोट्स है वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आपको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ओके। चलो यहां पर हम खत्म करते हैं। आगे अब इंपोर्टेंस थियरी शुरू होंगी, वो हम नेक्स्ट पीरियड से शुरू करेंगे, ओके। चलो टाटा बाय, सी यू।